आज के हमारे इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनमें सबसे बड़ी चुनौती जो है क्षेत्रवाद, उसके संबंध में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्षेत्रवाद का अर्थ क्या होता है, क्षेत्रवाद की मांगें भारत में कौन कौन सी जगह उठ रही हैं, क्षेत्रवाद के कौन से कारण उत्तरदायी हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, इन सब के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये स्नातक द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बेहद उपयोगी है। सबसे पहले हम क्षेत्रवाद का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि क्षेत्रवाद क्या है। देखिए, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो उस क्षेत्र विशेष के लिए विशिष्ट राजनीतिक एवं आर्थिक सुविधाओं की मांग करता है या अपनी क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का प्रयास करता है, तो यह जो संकल्पना है ये एक प्रकार से क्षेत्रवाद कहलाती है। क्षेत्रवाद को यदि हम दूसरे रूप में यदि देखें तो क्षेत्रवाद का आशय यह है कि किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की एक सामूहिक पहचान एवं सामूहिक चेतना में निहित है, जिनमें उनके भौगोलिक हित भी सम्मिलित होते हैं। अतः क्षेत्रवाद की जो धारणा है वो मूलतः एक राजनीतिक धारणा है। क्षेत्रवाद सांस्कृतिक और नरजातीय दोनों कारणों से पाया जाता है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित संसाधनों के लिए पाई जाती है और आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण भाषाई और नरजातीय विशेषताओं से जुड़ जाता है। क्षेत्रवाद को एक अन्य रूप भूमिपुत्र आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी भूभाग में पैदा होने वाले व्यक्तियों का उस भूभाग और उसके संसाधनों पर पहला अधिकार, यानी जिस में जो नागरिक निवास करते हैं वहाँ जो कुछ भी पैदा होता है उसके ऊपर उन व्यक्तियों का पहला अधिकार है। तो इस प्रकार की ये जो अवधारणा है ये भूमिपुत्र की अवधारणा कहलाती है। महाराष्ट्र में भूमिपुत्र आंदोलन क्षेत्रवाद का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसके द्वारा मराठियों ने गैर मराठियों को महाराष्ट्र छोड़ देने का नारा दिया था। देखिए, क्षेत्रवाद जो है वो पृथकतावाद से भिन्न है, दोनों में अंतर है। क्षेत्रवाद व पृथकतावाद के मध्य जो अंतर है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्षेत्रवाद व पृथकतावाद के मध्य जो अंतर है वो ये है कि पृथकतावाद विघटनकारी है। इसमें एक समुदाय के लोग एक राजनीतिक व्यवस्था से पृथक या अलग होना चाहते हैं। नागालैंड में चलने वाली जो उपद्रवी गतिविधियां हैं वो पृथकतावाद का एक प्रमुख उदाहरण है। क्षेत्रवाद में जन समूह अपने लिए विशेष सुविधाओं की मांग करता है, न कि राजनीतिक व्यवस्था से अलगाव का समर्थन करता है। तो इसमें सीधा सा अर्थ दोनों में ये है, पृथकतावाद और क्षेत्रवाद में, कि पृथकतावाद के अंतर्गत तो जो समुदाय है वो राजनीतिक व्यवस्था से एक प्रकार से अलगाव का समर्थन करता है, लेकिन जो क्षेत्रवाद है उसके अंतर्गत जो जन समुदाय है वो अपने लिए विशेष सुविधाओं की मांग करता है। तो ये प्रमुख अंतर क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में विद्यमान है। क्षेत्रवाद के उत्पन्न होने के कौन से प्रमुख कारण हैं, कौन से कारण ऐसे हैं जो क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी हैं या जिनसे क्षेत्रवाद पनपता है, तो एक एक करके हम उन कारणों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो ये है कि असमान आर्थिक विकास यदि होता है तो वो क्षेत्रवादी आंदोलन उत्पन्न होने का प्रमुख कारण माना जाता है। आंध्र प्रदेश में 1990 के बाद तेलंगाना क्षेत्र का विकास आंध्र प्रदेश के अन्य भागों की तुलना में बेहतर नहीं हुआ और इसलिए तेलंगाना नामक पृथक राज्य की मांग है वो की गई। सांस्कृतिक पहचान खोने का भय क्षेत्रवादी आंदोलन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बाहर से जो लोग आए, उन लोगों के कारण स्थानीय संस्कृति को खोने का जो भय है वो उत्पन्न होने लगा।
राजनीतिक प्रभुत्व के कारण भी क्षेत्रवादी आंदोलन उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्रता के बाद दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हुए, क्योंकि उन्हें यह भय था कि हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के कारण गैर हिंदी भाषी जो लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होगी, तो इसका विरोध किया गया। क्षेत्रवादी आंदोलन स्वतंत्र भारत में सबसे व्यापक रूप में दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ और डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व में हिंदी और उत्तर भारत के विरोध का है वो आंदोलन चलाया गया। पंजाब में क्षेत्रवादी आंदोलन पंजाबी राज्य आंदोलन के रूप में आया। यह आंदोलन मूलतः अकाली दल द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन की मुख्य मांग पंजाबी भाषी लोगों के लिए अलग पंजाब राज्य का निर्माण करना था। वर्ष 1966 में पंजाब के रूप में एक अलग राज्य का निर्माण किया गया। बिहार का झारखंड आंदोलन जो है वो पहले दीकुओं यानी बाहरी लोग के विरुद्ध था। स्वतंत्र भारत में झारखंड आंदोलन ने एक अलग राज्य की मांग की। बिहार का झारखंड आंदोलन पहले दीकुओं यानी बाहरी लोगों के विरुद्ध था। स्वतंत्र भारत में झारखंड आंदोलन ने भी एक अलग राज्य की मांग की। पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन जो 1980 के दशक में शुरू हुआ और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सियांग, दार्जिलिंग जिले के क्षेत्र को मिलाकर एक नए गोरखा राज्य की मांग इसके अंतर्गत की गई। जम्मू कश्मीर का भी क्षेत्रवादी आंदोलन पृथकतावादी आंदोलन में परिवर्तित होता गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस पृथकतावादी आंदोलन का नेतृत्व है वो कर रही है। इसके अलावा दूसरे जो कारण हैं उनमें प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं और असमानताएं, प्रशासन द्वारा संसाधनों के समान वितरण का अभाव या प्रशासनिक भेदभाव, यानी प्रशासन जो है वो संसाधनों का समान वितरण नहीं करता और प्रशासनिक भेदभाव करता है। केंद्रीय निवेश व विकास संबंधी भिन्नता, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक विविधताएं, भाषाई विविधता से क्षेत्रवाद की भावना को बल, संकीर्ण क्षेत्रीय आकांक्षाओं के राष्ट्र को अनेक दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं, जैसे देश की अखंडता को चुनौती, आकांक्षाओं के बलवती होने की प्रक्रिया में राष्ट्र की एकता और अखंडता है वो गौण हो जाती है। यहाँ तक कि इसके उग्र स्वरूप में तो कई बार पृथकतावाद का भाव भी पनपने लगता है, जो राष्ट्रीय अस्मिता को चुनौती दे डालता है। क्षेत्र विशेष का संघ सरकार व उसकी नीतियों से भरोसा है वो उठ जाता है। हमारी राष्ट्रीय राजनीति में पिछले 7 दशकों का अनुभव इस बात में अच्छा नहीं रहा है। तो सबसे जो प्रमुख जो खतरा है वो देश की अखंडता को है। इसके अलावा नए राज्यों की मांग, दूसरा जो खतरा है वो नए राज्यों की मांग है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों के निर्माण की मांगें उठ रही हैं। कहीं गोरखालैंड की मांग है तो कहीं तेलंगाना राज्य की मांग है, कहीं विदर्भ राज्य की मांग है। तो ये जितनी भी मांगें हैं ये एक प्रकार से क्षेत्रवाद के रूप में उभर कर सामने आती हैं। तो दूसरा जो खतरा है वो नए राज्यों की मांग का है। तीसरा ये है कि क्षेत्रीय राजनीति एवं राजनीतिक दलों का प्राबल्य है। भूमिपुत्र की अवधारणा उसको बल मिलता है, स्वयंभू नेताओं का उदय होता है, राष्ट्रीय कानूनों व आदेशों को चुनौती, एक प्रकार से अराजकता की स्थिति है वो पनपती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की साख है वो खराब होती है। आंतरिक क्षेत्रीय समस्याओं का हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो खराब करता है। कभी मानवाधिकार के नाम पर तो कभी लोकतांत्रिक मूल्यों के आरक्षण के नाम पर अन्य राष्ट्र हमारी क्षेत्रवाद के आधार पर उठ रही मांगों की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी आलोचनाएं करते हैं। तो एक प्रकार से जो महत्वपूर्ण खतरा है वो ये भी है कि क्षेत्रवाद से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश की जो साख है वो खराब होती है। क्षेत्रवाद की समस्या है, इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो इसके लिए कुछ समाधान के बिंदु हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। समस्या के समाधान का उपाय उसके कारणों में ही निहित है। क्षेत्रवाद पनपने के कारणों को समाप्त करने से ही इस समस्या से छुटकारा निजात पाया जा सकता है। कुछ उपाय हैं जिनसे हम क्षेत्रवाद की समस्या से राहत पा सकते हैं। उनमें पहला उपाय ये है कि संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाए। संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाई जाए जो संतुलित हो। इसमें किसी प्रकार का अधिक महत्व है, दूसरे राज्य को कम महत्व है, इस प्रकार का असंतुलन इसमें पैदा नहीं करना चाहिए।
केंद्र सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि वह अपने सभी क्षेत्रों के समान विकास हेतु नीति निर्माण के समय राजनीतिक भेदभाव किए बिना संतुलित और समदर्शी नीति का निर्माण करें। छोटे व संसाधनों की दृष्टि से अपेक्षाकृत जो कमज़ोर क्षेत्र जो राज्य हैं उनके विकास को भी समान प्राथमिकता यदि देगी तो धीरे धीरे वहाँ के जो निवासी हैं उनमें ये विश्वास पैदा होता चला जाएगा और क्षेत्रवाद का जो उग्र स्वरूप है वो एक प्रकार से शांत हो जाएगा। दूसरा जो समाधान है वो ये है कि राज्यों में स्थायी आधारभूत ढांचागत विकास किया जाए। क्षेत्रीय भिन्नताओं में कमी लाने के लिए पिछड़े और जो अविकसित क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई, बिजली, यातायात, संचार जैसे आधारभूत जो साधन हैं उनके विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसके जो दूरगामी सकारात्मक परिणाम हैं वो सामने आएंगे। तीसरा जो उचित समाधान है वो ये है कि विकास के विशेष कार्यक्रमों का परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ किया जाना। यह प्रक्रिया सरकार ने प्रारंभ कर भी रखी है, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरो विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना आदि से क्षेत्रीय असंतुलन है उसको कम किया जा सकता है। तो एक प्रकार से विकास के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम और परियोजनाएं हैं उनको प्रारंभ करना चाहिए। अगला जो समाधान है वो ये है कि प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन, यानी छोटे छोटे राज्यों से प्रांतीय सरकारों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा सकते हैं। केंद्रीय करों के वितरण में हिस्सेदारी बढ़ती है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन है वो किया जाना चाहिए। अगला जो समाधान है वो ये है कि सांस्कृतिक भिन्नता को एकीकरण की ताकत बनाना, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, अन्य संप्रेषण के जो माध्यम हैं उनके द्वारा भिन्नता को ही ताकत के रूप में उभारना हमारी पहली पहल होनी चाहिए। संस्कृतियों की पहचान व प्रतिष्ठा देना, उन्हें एक दूसरे के साथ शास्त्रीय भाव से जोड़ना एकीकरण का माध्यम हो। भाषाई विविधता है उसका सम्मान, यानी हमारा संविधान भी इन्हें मान्यता देकर विविधता को स्वीकार कर चुका है। हमें सभी प्रांतों को भाषाओं को परस्पर सम्मान देना चाहिए, अनुवाद का दायरा बढ़ाना चाहिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में इन्हें समुचित स्थान देना चाहिए। यानी भाषाई जो विविधता है हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि भाषाई विविधता जो है उसका सम्मान करके और योजनाएं हैं उनको लागू करके जो क्षेत्रवाद की जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद की उदय के क्या कारण हैं, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आगे के जो वीडियो हैं उनमें और जो चुनौतियां हैं राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष, जैसे भाषावाद है, जातिवाद है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।